जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है जी। और लो जी 23वां, आप देखो देखो जल्दी से, इसमें सारे आसान है, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आए पड़े हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे आए पड़े, सारे सॉल्व करने वाले हैं। बात है कोई, देखो अभी बेसिक अर्निंग्स पर शेयर जो मुझे आसान लगेगा ना, पास पेपर वाले में करा के बाद में जो आसान लगेगा वो होमवर्क दूंगा। अभी आपने कल भी मुझे मिलना है 2 बार, एक बार 2 घंटे के लिए, एक बार 3 घंटे के लिए, उसके बाद फिर आपने मुझे मंडे ट्यूसडे वेंसडे भी मिलना है। अभी टाइम डिसाइड कर लें, ठीक है, इससे पहले कि कोई और बुकिंग करे आप। जी जी होगा होगा, हाँ, लेकिन आप लोग फिर भी आ जाना, बस ठीक है। कौन कौन आएगा, मैं कैमरे में पढ़ाना है तो पता है, मैं 2 दिन में पूरा कर दूंगा जो 3 दिन बनाए हैं। कौन कौन आ रहा है इंशाल्लाह? ओके वेरी गुड, बहुत फायदा होगा, रीसेंट अटेम्प्ट करनी है हमने सारी, सारा सिलेबस रिवाइज होगा, जो चीज़ें रही हुई हैं वो भी। असल में रिवीजन का बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से रीसेंट अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि उसमें पूरा सिलेबस कवर होना है आपका। और वो ऐसा सवाल है, मैं सचमुच वो बस एक मजबूरी के दर्जे में आपको एक सवाल दे बैठा था होमवर्क में, उसमें टेस्ट में, एनपीओ वाला, वो भी मैंने देखा नहीं था, बाद में टेस्ट जब सामने आया तो एक नज़र दौड़ाई, हालांकि टॉपिक तो हो चुका था, बहुत कंप्रीहेंसिव सवाल है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब वो रिसेंट टाइम को करने का फायदा ये होता है कि मुकम्मल रिवाइज भी हो जाता है, प्लस जिस टॉपिक पे जाते हैं उसमें जो कमी पेशी है वो भी साथ साथ पूरी करते हैं। तो ये 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपका सारा सिलेबस रिवाइज होना है और आपको कॉन्फिडेंस मिलना है। आपको आता पहले ही है, लेकिन आपको बस ये नहीं पता कि आपको आता है। जनाब आप 2-3 दिन लगाओगे, आपको पता लग जाएगा हाँ यार कुछ नहीं भूला, सब आता है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है आखिरी महीने में। तो हम इंशाल्लाह सैटरडे को अपनी नॉर्मल क्लास को कोशिश करके 7 बजे शुरू कर लेंगे। उसके बाद सैटरडे को यानी कल मोरखा जो भी होगा, मोरखा 2 तो आज है, अच्छा वो मैं सुबह बना रहा था CMA के सोल्यूशंस, तो 2 यकम हो गई थी, है ना, अब आज क्या है फिर यकम है, तो कल 2, पिछो थोड़ा सुता हुआ ना, फिर सवेरे उस बाद में मेरी तारीख बदल गई है, लेकिन तो 7 से 9 नॉर्मल क्लास। अच्छा भाई तुम कभी उठ के पिला ही दिया करो यार, पानी पी ले पानी पी ले पानी, ये वही है, किचन में देख रहा है अम्मा बर्तन धोने लगी, अब देख रहे ऐसे बच्चे देख रहे थे, ए आखिरी प्लेट अम्मा लाए अम्मा मैं धो देता हूँ, बंदा रख के लगाए लाए मामा। पहले तुम क्या कर रहे थे, काम चोर हट हराम, अब ना फरमान औलाद, अब आखिरी दिनों में ना तंग करो, गोल्डन डेज हैं अब तो आपके, डांट नहीं रहा मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा जी सैटरडे को हम इंशाल्लाह 2:15 से 5:15, ये तकरीबन 5:10 पे ख़त्म करनी होती है क्लास, लेकिन 5:15 ही मैं लिख देता हूँ, तो ये 2:15 से 5:15 हम इंशाल्लाह करेंगे क्लास। मेरा दिल है कि कल मैं फ्रेमवर्क को एक ही लेक्चर में करने की बजाय कल सुबह हाफ लेक्चर में फ्रेमवर्क कराऊंगा, हाफ लेक्चर में फिर जो भी दूसरा काम चल रहा होगा हमारा रूटीन वाला, और इधर भी फिर 2 घंटे फ्रेमवर्क हो ख़त्म हो जाएगा वो, और फिर 1 घंटा कुछ जैसे रेशोज भी, वो ईपी उसमें कैश फ्लो का सवाल भी करना, डिपेंड करता है उस वक्त के मूड के ऊपर। बहरहाल क्लास का टाइम आपको बताया, ये तो हो गया सैटरडे। फिर नहीं संडे विल नेवर बी ऑन, ओके भाई, आप नहीं रखना ना भाई संडे में, तैयारी किस दिन करनी है आपको, पढ़ाना किस दिन, रट्टे किस दिन लगाने, मैंने नहीं रखना यार, ये मशवरा मांगा है मैंने आपसे, मैं बता रहा हूँ जिसने आने हैं, जिसने नहीं आना वो जाए घर बैठ के पढ़े, मैंने तो लेक्चर दे देना है, मैं बता रहा हूँ, आपको क्यों लगता है कि मैं पूछ रहा हूँ? सॉरी अच्छा से मैंने गुस्से से बात ही की, हाँ शेफर्ड आउट हो गया, 110 पे 7 आउट हो गया, मैंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, कभी कभी तो थोड़ी सी इज्जत आती है इनको। मंडे से वेंसडे ये प्लान्ड है। अच्छा अब ये 2 दिन में हो जाएगा तो मंडे ट्यूसडे बस खत्म, और अगर 2-3 दिन में नहीं होगा तो वेंसडे के आगे थर्सडे पड़ जाएगा। ये देखो काम सिलेबस मैंने पूरा कर देना हफ्ते को, मैंने रिवीजन करनी है, मैं तो रिवीजन ही कह रहा हूँ, लेकिन वो रिवीजन नहीं होती, उसमें जो कराया जाता है वो पर्चे में आना होता है, अब पढ़ना वो है, ठीक है। अब उसके अंदर आपका टाइम मैं रख रहा हूँ सुबह वाला, ताकि आपकी तबीयत जैसी बनी हुई है वैसी ही रहे, ठीक है। तो मंडे से वेंसडे मैंने लिखा है, लेकिन ये मंडे ट्यूसडे में भी हो सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। ये
प्रोबेबल नहीं है, और पूरे 3 दिन में हो जाए इसका सबसे हाई चांस है, और चौथे दिन में जाए इसका भी एक लो चांस है। तो मैं इसलिए मोस्ट जो ज़्यादा पॉसिबल आउटकम है वो लिख दिया। इसमें हम इंशाल्लाह 7 बजे से 11:30 बजे तक क्लास कर लिया करेंगे, और उसके बाद फिर मैंने 12 बजे से ऑनवर्ड सीएमए वालों को बुलाना है ना, तो जो मेरे साथ सीएमए पढ़ रहे हैं वो आधे घंटे की ब्रेक के बाद फिर 12 बजे से 5 बजे तक वो होंगे, ठीक है। तो 3 दिन इंशाल्लाह जो पढ़ रहे हैं दोनों, अब उनका कसूर है ना, वखरा वखरा उस्ताद को पढ़ना सी ना, एक को गुल क्यों पढ़ ले तुसी तो, ठीक है। FAR 2 पे मैंने जोर जोर लगाया पिछले कुछ दिन, और अल्लाह कीता होता तो मैं जान चढ़ा ली। तो अब आपसे जान चढ़ानी है, मगरों लाना है तानू, ठीक है, मगरों लाना है। तो अब ये बुक हो गया, टाइम 7 AM है, कोई धोखे में ना रहे, और ये 11:30 AM है, ठीक है। ओके डन। तो इसको आप लॉक कर लीजिए, इसको लॉक कर लीजिए। अब ये बुकिंग हो चुकी है, अब किसी को आपने ये टाइम नहीं देने, इसके अलावा जो टाइम मर्जी दे दें। सर अदनान को बता दीजिएगा कि हमने पहले कमिट कर लिया। सर अदनान खुद सेटिंग करेंगे, सर अदनान आपको पता ही है ऐसे नहीं करेंगे वो कभी भी। अगर सर पहले कर लेते, आप मुझे बताते तो मैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता, हम कर लेते होते हैं, आपका मसला नहीं है। आप बस सर अगर क्लास रखने लगे तो बता दीजिएगा। 2 विंडोज़ है ना असल में, इधर भी 2 विंडोज़ हैं, इधर मैंने अब FAR 1 की हफ्ते को इसलिए रखी है कि सर अदनान ने FAR 2 की यहाँ पर हफ्ते को रखनी होती है। तो CMA वालों को मैंने आज बुला लिया क्योंकि उन्होंने कल सर अदनान के पास जाना होगा। फिर यहाँ पर भी 2 विंडोज़ हैं, जैसे मैंने बताया 7 से 12 एक हो गई, फिर उससे ऑनवर्ड असर तक दूसरी हो गई। तो सर ने जब टेक्स्ट बुलाना होगा तो सर दूसरी विंडो में बुला लेंगे, सर ने जब R2 बुलाना होगा तो पहली विंडो में बुला सकते हैं। सर एडजस्ट कर लेंगे, आप बस टाइम बता दीजिएगा, ये नोट कर लीजिए काइंडली। पिक्चर बनाएं ताकि वक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए। आमिर भाई आप भी पिक्चर बना के उनको भेज दें कि मैनू भी याद रहे, बाद से क्लास निकल के मैनू भूल जाना। पार्ट 2 शुरू कर लिया हमने, ओके। MCQs करने दो यार जी। यस यस, एक्स्ट्रा क्लास मीन्स खत्म करें ना कहानी यार, जो 2.5 घंटे पौने 3 घंटे निकल आए। आप वैसे नहीं आते, आ जाओ बिस्मिल्लाह, कोई गल नहीं। जो एक लेक्चर पीछे जो करेंगे बात वो समझ नहीं आएगी। मिक्स यील्ड कर लिया आपने? आज बेचारे मिक्स यील्ड नहीं किया। अच्छा जी, चले MCQ शुरू करें। बस अब चुप, अब सांस ना निकले। MCQs का टाइम शुरू होता है, अब 12 मिनट दे रहा हूं मैं, ठीक है। पहला MCQ करो, मैं पानी पी लूं, भाई ने मुझे कहा था पानी पी लो। सचमुच सांस रोक लिया किसी ने बेटा, सचमुच सांस रोकना। सांस रोकने का मतलब होता है सही से करो। कुछ बच्चे सांस रोक ले, मुझे लगता है तो सांस किसे कि जग है मेरे पास, ग्लास है, पानी पीने का। किसको कहां से आ रही? जग है, जग जग ग्लास, अगर आपका बॉटल है तो ले लो। यार 1 मिनट तक तो मैं बुजुर्ग आदमी भी सांस रोक लेता हूँ, पता नहीं तुम लोग केड़े चैनल के जवान हो। बेसिक अर्निंग पर शेयर ऑफ अल्फा लिमिट फॉर द ईयर 30 जून फॉर द ईयर 23। अब चुप कर जाओ। बेसिक EPS 4 पर शेयर है। यकम जनवरी 23 पर AL ने 2,014% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए हैं जिनकी फेस वैल्यू है, तो ये क्वांटिटी है नहीं, ₹2 मिलियन, ₹2 मिलियन। ध्यान 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 से पढ़ना है। तो ये क्या है जी? अमाउंट, ये रुपीज है, अमाउंट है। अच्छा जी, जिसकी फेस वैल्यू 100 है, एक की। हो सकता है ना कहीं पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ जाएं डिबेंचर्स, तो फिर ये यूज करेंगे फेस वैल्यू। विद ईच डिबेंचर, देखा मार दी ना उसने, विद ईच डिबेंचर कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर 5 years एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डायल्यूटेड अर्निंग? ले, अब ये एक ही है और है भी क्या चीज, उसने क्या दिया हुआ है? अर्निंग पर शेयर दी हुई है। ये बड़ा मसला है, अब क्या करें? अच्छा, एक काम करते हैं, आपको एक काम सिखाया था, वो भी काम आ जाएगा। आपको मैंने कहा था चेंज न्यूमरेटर, चेंज डिनोमिनेटर और उसकी इंक्रीमेंटल EPS निकालो।
अगर इंक्रीमेंटल ईपीएस बेसिक ईपीएस से कम है तो वो डाइल्यूटिव है, मतलब वो ईपीएस को कम करेगा, और अगर वो एंटी डाइल्यूटिव है तो ईपीएस को, अब हर छोटी छोटी चीज़ भी काम दे जाती है। देखो अब यहाँ पे वो काम देगी, बाकी कुछ नहीं हो सकता था यहाँ, ठीक है, सही है। अब चेंज इन न्यूमरेटर, चेंज इन डिनोमिनेटर, लो जी जीत गए बस, देर ही लगी यार। वैसे बड़े अजीब टाइम पे होते हैं वेस्ट इंडीज वाले मैच यार। कितने बजे? वही ना, बंदा 4:40 पे नमाज से फारिग होता है, उसके बाद रात अगर जागी हुई हो तो वैसे ही बंदे को नींद आई होती है, फिर उसका जब उठता है तो भूल जाता है क्लास की टेंशन, फिर जब होश आता है मैच ख़त्म हो जाता है। भाई कम से कम इतना तो ले जाते मैच की, मैं निकल के ब्रेक में थोड़ी देर ऐसी तरह आंखें ज़रा तती कर लेता, अब झलकियाँ देखनी पड़ेगी, है ना। वैसे मैं झलकियाँ देखता हूँ, हाँ। अच्छा सुनो बेटा जी, इधर देखो, अगर 2 मिलियन रुपए के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, तो जब ये कन्वर्ट होकर शेयर्स बनेंगे तो न्यूमरेटर में जो सेविंग मिलेगी वो कितनी होगी? तो हमने कहा जी ₹2 मिलियन को 14% कर दें। सवाल में कहीं टैक्स रेट गिवन है? सुभान अल्लाह, 0.28। उसके बाद चेंज इन डिनोमिनेटर, तो अगर ये चेंज हो गए तो वो कह रहा था कि हर डिबेंचर 3 शेयर में बदलेगा। अब डिबेंचर्स हैं कितने ये नहीं पता था, तो यहाँ पर फिर फेस वैल्यू यूज़ करनी थी। 2 मिलियन रुपीज़ को डिवाइड करना था ₹100 से, यहाँ से नंबर ऑफ डिबेंचर्स आने थे इनटू, अब ये कितने डिबेंचर्स आ गए उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें जी। 4 पॉइंट, मेरा आंसर इधर कितने दसना है? हाँ 0.06 मिलियन और इंक्रीमेंटल ईपीएस 4 अब ये 4 से ऊपर है, अगर ये 4 से ऊपर है तो ये आपकी ईपीएस को बढ़ाएगा, क्योंकि ये एंटी डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट है। ये हमने सीखा हुआ था, देखो छोटी छोटी एग्जांपल्स थी पर वो कितनी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको करवाई थी आई कैप वाली, क्योंकि वो वहीं से उठाई जाती है, वहाँ पर उन्होंने सारा कॉन्सेप्ट सिखाया होता है, वहाँ सीख के फिर और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब कहता है कौन सी स्टेटमेंट डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में करेक्ट है? करेक्ट अबाउट अर्निंग्स, डाइल्यूटेड अर्निंग्स के बारे में क्या कहता है जी? इट वुड बी मोर देन 4, यस, क्योंकि 4 तो क्या है बेसिक ईपीएस, और अगर एंटी डाइल्यूटिव इसमें ऐड करेंगे तो वो तो 4 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 4 से ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो तो डाइल्यूटेड होता ही नहीं है, हम फिर उसको नहीं लेते, लेकिन इसने असर क्या डालना है, इसने बढ़ाना है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस कभी भी बेसिक से ऊपर नहीं जा सकती। जब भी वो बढ़ना ही शुरू करती थी, या एक अकेले वाला सवाल जब किया था तो जो एंटी डाइल्यूटेड था हमने कहा था बेसिक एंड डाइल्यूटेड इज द सेम। वुड बी लेस देन 4, नहीं, असल में वो वुड बी 4, क्योंकि हमने कहा था बेसिक एंड डाइल्यूटेड एक ही हो जाती। जब हम ये लिखते थे बेसिक एंड डाइल्यूटेड इज बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, हमने काकूजी को भी देखा था, उसमें उनकी सेम थी तो उन्होंने इकट्ठा लिखा हुआ, ठीक है, एक ही लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक एंड डाइल्यूटेड 4 ही होगी, तो नील पर शेयर नहीं होती। बढ़ इसलिए नहीं सकती कि बढ़ा सकते नहीं है, डाइल्यूटेड का मतलब ही क्या है? 4 से कम। अगर कोई डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो 4 ही है, फिर डाइल्यूटेड, गिरावट भी इतनी है, ठीक है। और कम इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है जालिम वो क्या है? एंटी डाइल्यूटिव। अगर यही डाइल्यूटिव होता तो बी ऑप्शन करेक्ट होता, ठीक है। नेक्स्ट क्या 10 मिनट देखते लग गए। अच्छा मजे का जो एमसीक्यू लगता है, पता है मैं मजे लेकर ही कराता हूँ। नेक्स्ट, which of the following is not a potential ordinary share? right issue at less than market, भाई राइट इशू हो गया ना, तो राइट इशू तो भाई राइट इशू है, ठीक है, राइट इशू पोटेंशियल नहीं है, ये शेयर बन गया, इसमें बोनस एलिमेंट है नो डाउट, लेकिन वो तो आप अज्यूम करोगे साल के पहले दिन और फिर कंपैरेटिव को रिस्टेट कराओगे, बट ये कन्वर्टेबल या पोटेंशियल नहीं है, ये शेयर बन गया है, ये शेयर आ गया है, पैसे भी लाया है साथ ज़्यादा सारे, थोड़ा सा बोनस एलिमेंट भी है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ पोटेंशियल ऑर्डर। बाकी पढ़ लो, शेयर ऑप्शन विद एन एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन एवरेज मार्केट प्राइस, नहीं, ये भी पोटेंशियल शेयर नहीं है, लेकिन असल में ये शेयर ऑप्शन है
जिसको हमने सिर्फ इग्नोर करना है। शेयर तो इसने बनना है अल्टीमेटली, हाँ इसमें बोनस एलिमेंट नहीं निकलेगा। क्या शेयर ऑप्शन अगर एक्सरसाइज प्राइस उसकी एवरेज मार्केट प्राइस से ऊपर है तो क्या कंपनी क्या कहेगी, तुम्हारे ऑप्शन होल्डर तुम्हें हम शेयर नहीं देंगे? शेयर फिर भी दे देंगे। इसका मतलब कन्वर्टेबल ऑप्शन तो है, ऑप्शन कन्वर्टेबल में शेयर तो है, हाँ डायल्यूटेड ईपीएस के अंदर इसका बोनस एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि अब देखो कैसा धोखा दिया उसने, कैसा धोखा दिया। ठीक है, खैर एनीवेज शेयर ऑप्शन इज अ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर, क्योंकि इसने शेयर में कन्वर्ट होना है। फिर जब हमने आगे देखा शेयर में तो कन्वर्ट होना है, वो नहीं पैसे आ जाने हैं इसलिए ये डायल्यूट नहीं करेगा, उधर अर्निंग्स को बूस्ट भी एक्सपेक्टेड है, तो शेयर आएगा तो पैसा भी आएगा। मसला किससे था, हमें बोनस एलिमेंट थे। इस साल में क्या कह रहा है कि एक्सरसाइज प्राइस ग्रेटर देन, धोखा मत दो हमें, ये पोटेंशियल शेयर ही है, इसने शेयर में कन्वर्ट होना ही होना है। ठीक है, कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ये भी है, यानी यूं करना चाहिए कि ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर नहीं है, ये है, बॉन्ड्स भी हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। तो कौन सा नहीं है? एन एंटिटी रिपोर्टेड अ पॉजिटिव अर्निंग पर शेयर इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल में उन्होंने क्या किया जी, पॉजिटिव अर्निंग पर शेयर पिछले साल में उनकी कोट हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर। ओए होए होए होए, जबरदस्त, कैसे जबरदस्त एमसीक्यूज हैं। अब कैसे, मतलब पिछली बार बड़ा सवाल आ गया तो मैं उसको ढीला छोड़ के चला जाता, 4-5 एमसीक्यूज आ जाते हो आप 45 पे रह जाते, फायदा होता कोई, छोटी सी बात है। तो हमने अपना ड्यू टाइम हर टॉपिक को दिया है, जितना तैयार करवाया कम से कम उतना कर जाना, उससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते आप, काफ़ी काम कर लिया ऑलरेडी हमने। मैं रिवीजन प्लान दूंगा आपको जब रिवीजन क्लास खत्म होगी वेडनेसडे थर्सडे तक, लेकिन जो पुराना है उसको फॉलो करें फिलहाल। बल्कि पुराने को फॉलो करने की बजाय बेहतर क्या है, जो रिसेंट टॉपिक्स चल रहे हैं इन्हीं को रिवीजन में डालें पहले। ठीक है, जितने सवाल हैं सारे करें। वैसे पुराने रिवीजन प्लान के सवाल 90% सेम ही रहेंगे, तो अगर आप रिवीजन शुरू करते भी हैं मेरे रिवीजन प्लान के आने तक, ये ऐलान है, तो आपने पुराने रिवीजन प्लान से शुरू कर देना है। फिर बाद में जब मैं भेज दूंगा देख लेना कौन से एडिशनल क्वेश्चंस आए हैं। जो निकल गए वो तो चलो एडिशनल आपने कर लिए, जो एडिशनल आएंगे वो कर लेना। ठीक है, लेकिन रिवीजन प्लान के अलावा वाले सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह तसल्ली हो जाएगी, वैसे ही गुंजाइश ही नहीं बचनी। बस कोशिश ये करनी है कि जो भी टॉपिक करो एक सिटिंग में बैठ के। अब ये आपने मैनेज करना है ना, जैसे आप मिसाल के तौर पे ये भाई CMA भी पढ़ रहे हैं, ये भाई R1 भी पढ़ रहे हैं, जिस दिन उन्होंने कैश फ्लो को रिवाइज करना है तो कैश फ्लो के अगर मिसाल के तौर पे 10-12 सवाल रिवीजन प्लान में है तो वो एक सिटिंग बैठ करते हुए 5-6 घंटे इनको लग जाने। अब उस दिन इनको CMA के अंदर टारगेट कॉस्टिंग कर लेना चाहिए मसलन, जो 1-2 घंटे में हो जाए। लेकिन फिर ये नहीं कि CMA के साथ जाती हो जाए, फिर अगले दिन CMA को कोई ऐसा टॉपिक दे दें और इधर सिर्फ छोटा टॉपिक रख लें। जैसे मिसाल के तौर पे होगा तो जी मैं IAS 36 कर लेता हूँ, मैं बोरिंग कॉस्ट कर लेता हूँ, मैं गवर्नमेंट ग्रांट, समझ आ रही है बात। ऐसी 3 पेपर तो कम से कम बच्चों ने रखे होते हैं। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कई दफ़ा कि कम से कम 14 घंटे बैठना है तो 12 घंटे पढ़ना है। ठीक है, 12 घंटे अगर पढ़ना है तो 3 पेपर वाले के 4 घंटे, हर पेपर के 4 घंटे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 4 पे ब्रेक लगानी है। किसी दिन एक के ऊपर 6 लग गए, दूसरे के ऊपर 2 लगे, तो अगले दिन उसका टाइम वापस कर दो। मैनेज करना है, पर्चे सारे पास करने हैं। लेकिन बहरहाल ये सारी बात का लुबिलबाब असल बात क्या थी, आपने कोशिश करनी है हर टॉपिक को जब रिवीजन प्लान से करना है तो उसके सारे सवाल एक सिटिंग में करने हैं। मोबाइल से दूर होकर बैठोगे इंशाल्लाह तो अकाउंटिंग तो ऐसा नहीं है कि सोचें कहीं जाने दें, थ्योरी वाले पेपरों में ज़्यादा मसला होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग में तो बस आपने टारगेट रखना है, एक सामने घड़ी हो, स्टॉप वॉच हो या घड़ी हो, घड़ी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उस घड़ी का काम क्या हो कि जैसे ही क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 लेट से लिखा हुआ है आपके सामने, तो आपने घड़ी पे देखा इस वक्त 8:40 है, आपने मार्क्स देखे 10, तो आपने कहा जी इसको 20 मिनट में लेट से करना है। ठीक है, 20 मिनट है तो आपने यूँ लिख लेना है, 8:40 से 9। अब ये लिखने का फ़ायदा ये होता है, ये लिखना है बाकायदा, ये लिखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार टाइम नहीं काउंट करना पड़ेगा। बस घड़ी पे ऐसे नज़र जाएगी, 5 मिनट हो गए, 10 निकल गए, 15 हो गए, 5 रह गए, 9 बज गए, चलो जी ख़त्म। तो ये भी टाइम सेव करता है आपका। इस तरह से लिख लेना, पर्चे में भी ऐसे ही करना है। जो टाइम घड़ी पे हो मार्क्स इंटू 1.8 करके उसमें ऐड करके वो टाइम एक बार लिख लो। ये एक दफ़ा आपके 5-6 सेकंड लगेंगे, उसके बाद पूरे सवाल को करते हुए आपका कई दफ़ा टाइम बचेगा। आपको याद ही नहीं रहता कितने बजे सवाल शुरू हुआ था। मुझे तो नहीं याद रहता था कि मैंने कितने बज के कितने मिनट पे सवाल शुरू किया था, कितने ख़त्म करना सी। सवाल में बंदा इतना खुबा होता है, ये कहाँ याद रहता है, आगे पीछे हो जाता है। ठीक है,
तो बार बार सोचने की बजाय एक बार टाइम लिखना है। तो आपने जो भी सवाल करना है मार्क्स इंटू 1.8 करके पहले पूरा कर देना है, जहाँ समझना है अजम्पशन लेके पूरा करना है, फिर सोल्यूशन देखना है, फिर कहना है ऐसे अपने आप आई यार, और फिर उसको दोबारा नहीं करना। अब अगली रिवीजन में तुम्हें देखूंगा मॉक के बाद इंशाल्लाह नहीं, अगली बार गलती करूंगा, अगले सवाल पे जाना है। बात समझ आ रही है? मतलब ये नहीं कि सवाल गलत हो गया तो करी, हाँ कुछ सवाल समझ नहीं आ रहा है, सब चीज़ अड़ जाती है, वरना एक सवाल किया 90% सही है, 2 गलतियां, पागलों की तरह फिर से शुरू कर दो, सवाल याद थोड़े ही करने हैं, कॉन्सेप्ट याद करना होता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। एक सिटिंग में आपने बस सिर्फ रिवीजन प्लान वाले सवाल करने हैं। जैसे IAS 16 है, अब उसके छोटे सवाल करने की कोई ज़रूरत है? पागल ही होगा जो IAS 16 को लेक्चर 1 से रिवाइज करेगा। मैंने तो कई बार सेशन के दौरान भी कहा जब बच्चे पूछा करते थे भाई नहीं करने छोटे सवाल, वो छोटे सवाल आपके लिए थे, जो काम करना था उन्होंने कर दिया है, उन्होंने बड़े सवाल अब कर सकते, उनके काबिल बनाया था उन्होंने। तो रिवीजन प्लान के अंदर वही सवाल मैंने कई दफ़ा दिए भी थे थोड़े से, उसमें कुछ ज़्यादा ऐड हो जाएंगे। अब कोशिश करोगे इंशाल्लाह। ये पर्चे सबसे आसान है पास करना, लेकिन बच्चा इसके अंदर सबसे बुरा रिजल्ट ला रहा है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि बच्चा समझता है तो ये PRC है, सीरियस नहीं लेता। जैसे अब 70% से भी कम आबादी रह गई है, वो घर बैठ के पढ़ रहे हैं कोई नहीं, थ्योरी हम खुद कर लेंगे जी, फ्रेमवर्क है, क्या हो गया। एक ये बात। दूसरी बात कि बच्चा इसको इस तरह से लेता नहीं है कि तैयारी करनी है, बस पढ़ते हुए समझ आ गया था, नहीं, जैसे कह के भेज रहा हूँ, ये 2 दफ़ा मेरे जैसे नकम्मे बंदे का भी काम है 2 दफ़ा ये ऐसे रिवीजन कर ले। तो जो माशाल्लाह तेज़ बच्चे हैं वो 3-3 4-4 भी करके जाते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं। मेरे आसपास भी होते थे, मेरे स्टूडेंट्स में होते थे, मैं तो नहीं हूँ, मैं बड़ा एवरेज सा बंदा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। 2 दफ़ा तो मैं भी कर लेता था। तो एवरेज बंदे 2 दफ़ा रिवीजन कर सकते हैं, मॉक से पहले, मौत के बाद, मॉक के बाद, ठीक है। एक सवाल, एक टॉपिक के सारे सवाल एक सीटिंग में करने हैं, और जैसे बताया मार्क्स इंटू 1.8 करके बगैर सोल्यूशन देखे करना है। पास होना है तो ये आखिरी बार ये ऐलान हो रहा है, ठीक है। और अगली बात सुनो, जब सोल्यूशन देखना है तो उसमें अगर कोई छोटी मोटी गलती है, अप टू 20-30% भी गलती है, सामने नजर आ गई है, ओ यार ये क्या कर दिया, पता लग गया ना, दोबारा सवाल नहीं करना, उस पर टाइम ज़ाया होगा, अगले सवाल पे जाओ। इंशाल्लाह अगली बार रिवीजन करोगे, बड़ी उम्मीद है फिर गलती हो जाएगी कोई बात नहीं, ये पर्चे में भी हो जाए तो क्या यार, 70-80 सवाल तो फिर भी सही होता है। ओके, करोगे ऐसे? भाई कह रहे हैं एक बार तो कह दे आज से पढ़ना शुरू कर दो, यकीन करो आज से भी पढ़ना शुरू कर दो। अगर क्लासेस सारी ली हुई थी, टूटे फूटे टेस्ट देते रहे, गुजारा करते रहे, होमवर्क कर लिया कभी नहीं किया, सब खत्म, आज से शुरू कर दो, अभी भी पास हो सकते हो। लेकिन अब कल ना कहना ये अच्छा चलो, लेकिन ये है कि अब वाकई में बस सिर्फ डू और डाई स्टार्ट हो गया। अगर अभी आप नहीं करोगे ना तो अब फिर जो सारा सेशन आपने किया, बच्चा पढ़ता रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था तो एवरेज पढ़ता रहा, क्लासेस समझ आता रहा, टेस्ट देता रहा, कभी पास टेस्ट हो गया 40-45%, ये सारे पास होने वाले हैं। ये आखिरी महीने के ऊपर डिपेंड करता है। जो सारे ड्यूरिंग द सेशन एवरेज रहे हैं, बिलो एवरेज रहे हैं और एवरेज रहे हैं, वो पास हो जाएंगे महीना मेहनत करके, और जो एक्सीलेंट रहे हैं, अबव एवरेज रहे हैं, फेल हो जाते हैं इस महीने में ना पढ़ के। आगे आपकी मर्जी है, दोनों को मेहनत करनी ज़रूरी है, जो बहुत अच्छा पढ़े या जो कम पढ़े, पास सारे हो जाएंगे इंशाल्लाह। वापस आते हैं, देखा 10 मिनट में हो गए ना MCQs। लेकिन क्या करें यार, अब वसीयतों का टाइम भी तो है ना। इज्तिमाई दुआ कराता हूँ मैं, तुम्हारी इज्तिमाई दुआ करेंगे हम, तुम्हें ऐसे टाफी बना के रखेंगे तुम्हें। Which of the following needs to be adjusted in profit after tax? Which of the following need to be adjusted in profit after tax for calculation of basic EPS? Redeemable preference share dividend, irredeemable, ordinary final dividend, ordinary interim dividend? No. Mansha Limited had 100,000 equity shares in issue on Yakam January X5. On Yakam July, it issued 20,000 new shares by way of फौरन अपना काम करो, 1/5 is equal to 20% बन गया, सही है। On Yakam October, it issued 28,000 new shares for cash at full market price. What is weighted average number of shares? लो जल्दी करना है अब काम। इधर देखो, हम ऐसे ही बस अपनी वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्किंग के मार्क्स होते हैं, MCQ में वर्किंग के कोई मार्क्स नहीं है। हाँ, या आपका सही है या गलत है, ठीक है, आर या पार है, लेकिन वर्किंग करनी आपके लिए ज़रूरी है। हाँ, अगर आपका वर्किंग के अंदर
आधी वर्किंग सही आधी गलत है तो आपको वर्किंग के मार्क्स नहीं मिलेंगे, एमसीक्यू के अंदर सिर्फ ऑप्शन सही होने के मार्क्स मिलते। ठीक है यार, सारा लेक्चर मैंने बिठाई रखा जाए, कोई तो सवाल है वजह करना से जो उधर कर लेते, एमसीक्यू वहां जाके कर लें। वजह वो खलो गए, जीते नहीं अभी, अब देखा। हाँ वेस्ट इंडीज भी ऐसी ही है। अच्छा सुनो 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 सुनो, वर्किंग करेंगे अपने लिए ज़बानी कलामी। तो ओपनिंग में कितने शेयर्स पड़े थे? ओपनिंग में 100 पड़े थे। उसके बाद 20,000 न्यू शेयर्स इशू हुए। अब उन्हें खुद ही 20 बता दिया, तो राइट इशू क्या है जी? कितना है? 20। अब यहाँ पे आपने क्या कर देना है, यकम जुलाई को इशू किए हैं तो 6/12, ये करते जाना है ऐसे फटाफट, 120 हो गए। उसके बाद यकम अक्टूबर को फिर क्या हुआ है, यकम अक्टूबर पे उसने मार्केट प्राइस पर शेयर इशू कर दिए। कितने? फिर 28 दे दिए उसने। तो यहाँ पर जुलाई अगस्त सितंबर और उसके बाद 100, और ये कितना हो गया? अब सिर्फ इसका मसला है बोनस का। अब बोनस तो 145 उसने दे दिया, 145, बस 14 रन से जीते हैं, मर के हम। 145, हर 5 वाले को एक, हर 5 वाले को एक तो 6। अब ये क्या है? बिफोर, और ये क्या है? आफ्टर। ठीक है जी, ऐसा छोटी सी वर्किंग साइड पे करनी है अपने लिए समझने के लिए। ठीक है, अब इनमें बोनस पड़ा है, राइट पड़ा है, इनमें भी राइट पड़ा है, सिर्फ ओपनिंग में मसला है। तो ओपनिंग में आए और ओपनिंग में आके एक मिनट, बोनस इशू है, राइट नहीं है। इसको मैंने राइट इशू क्यों बोला है? गलती से, सॉरी जी। तो बोनस इशू है, बी आए। अब इनको क्या करें जी? बिफोर बोनस पड़े हैं, आफ्टर पे ले जाए। अब जल्दी से आंसर निकाल। 127। हाँ जी, मार्केट वाले ना होते तो फिर ये और ये बराबर होते। यही तो एमसीक्यू में फ़ायदा है उन सवालों का जो हमने एक एक करके किए थे। ठीक है जी, बोलो। 30, कोई नहीं, ऑप्शन थले हैं, ऊपर 60 है। अच्छा चलो, कितना आया आंसर? 127। इनका आंसर ये आता है। कोई ऑप्शन है सही? अच्छा, सबसे पहला मसला एमसीक्यू में ये आता है, चेक करो जिड़ा जवाब मैं कढ़े आया वो है सही जी। कितना? कौन सा? डी। चले जी, एक ये वाला सफा तो चलो कर ही लेते हैं ना। मुंतहा लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैड 5 मिलियन। मैं पढ़ रहा हूं, अब करता हूं या नहीं ये देखते हैं फिर। ठीक है, आपके करने वाला या मेरे? अब ये वाले ये काम शुरू हो गया। हैड 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 5.6% रिडीमल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 इन इशू ₹10। और ये क्या है? क्वांटिटी। द प्रॉफिट ऑफ टैक्स वाज इतने। व्हाट इज एमपीएल बेसिक? नेक्स्ट, सिम्बा इज अ लिस्टेड कंपनी। ये अब क्वेश्चन बैंक वाले शुरू हो गए हैं। ठीक है, मैंने पास पेपर वाले करा दिए। हाँ, अभी रिसेंट टाइम में जो होगा वो कर लेंगे। ठीक है, एंड 31 नवंबर 7 इट हैड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ 2 मिलियन रुपए। यहां से नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं आप। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 5 लाख और टैक्स चार्ज वॉज टैक्स एक्सपेंस। बेसिक ईपीएस निकाल लो। वैसे आप लोगों ने किए थे ना, ये होते चले गए होंगे। शाइस्ता लिमिटेड इज अ कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक इज फाइनेंशियल फॉर द ईयर शोड ईपीएस। लो जी, ये वो एमसीक्यू है, याद आ गया, जिसके लिए तो मैंने आपको दूसरा तरीका ईपीएस रीस्टेट करने का सिखाया था। वरना सवालों के अंदर तो पिछले साल की ईपीएस नॉर्मली हम निकालते ही थे। मेरा तो काम चल ही रहा था बैठ के थक गया यार, आए है, लेकिन बोल के भी थक गया, गला बैठ जाता है आजकल जी। तो बच्चों, यहां पर पीला पानी पढ़ लो। ईपीएस गिवन है ऑन यकम जुलाई x 8 हमारे साल के दरमियान में शाइस्ता लिमिटेड मेड अ 143 बोनस इशू। व्हाट फिगर ऑफ 2007 ईपीएस विल बी शोन एज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। अब पहली बात, 143 को आपने फटाफट क्यों लिख लेना है, हर 3 वाले को 1 तो मतलब 4,
यहां पर थोड़ा सा लिख लिया करो बिफोर आफ्टर अपने लिए, ठीक है। अब वैसे बोनस का फ्रैक्शन बनता क्या है, सीधा वाला फ्रैक्शन बिफोर पर है, आफ्टर पे ले जाओ, ऐसे ही है ना। ये अपने लिए वर्किंग करनी है, थोड़ी सी साइड पे वर्किंग करो अपने पेपर पे जहां पे एमसीक्यू लिख रहे हो साइड पे वर्किंग की हेडिंग दो, कोई मसला नहीं, यू लाइन लगाओ एमसीक्यू को ऑप्शन, तो ऑप्शन एमसीक्यू 1 ऑप्शन ए, ये तो थोड़ी सी जगह पे आ जाता है, आगे यू लाइन खींचो ऊपर वर्किंग की हेडिंग दो, टिका करो वर्किंग्स, को मसला है, ठीक है। तो ये वर्किंग आपने कर ली, ये सीधा फ्रैक्शन है, लेकिन जब रुपीस पे लगना है तो अब इसका आंसर क्या आता है कोई आंसर सर जी? सी है, सही है, सीटा फ्रैक्शन ही लगा पाना है, और की लेला बनने हैं, फ्रैक्शन ही लगा है। किसने पूछा? हाँ, ये फ्रैक्शन लगा है 8.5। हाँ, आप ये कह रहे हो कि इस साल का फ्रैक्शन कहाँ गया, तो भाई इस साल की ईपीएस निकालते तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में जाते और शेयर्स लिखते और उसके साथ फिर फ्रैक्शन लगाते इस साल वाला वापसी वाला, वो भी यही लगना था, ये 4/3, ठीक है। समझ आइए कि करूं और आगे सुन, ये इतना लंबा सवाल मैं नहीं पढ़ रहा, पढ़ के बताना कि मसला है तो मैं कल बता दूंगा। Parisa Limited issued new ordinary shares for cash at full market price and also made a 148 bonus issue. Are the following statement true or false? अब ये अच्छा सवाल है, इसलिए तो इसमें मसला है। कहता है न्यू शेयर्स इशूड एट रिजल्ट ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ बोनस इशू शुड बी टाइम अपोर्शन फ्रॉम देयर डेट ऑफ इशू। गलत। क्या बोनस इशू को हम टाइम पोर्शन करते हैं? आप कहोगे जी करते हैं, आप पता क्या कहोगे, आप कहोगे जी करते हैं। कोई सवाल ढूंढने दो यार जो मैंने हाथ से कराया हो, काश इधर, काश के कोई बेसिक ईपीएस वाला वो बोनस में ही जाकर किया होगा, लेकिन वो मैंने बोर्ड पे किए थे यार, तो सारे ही बोर्ड पे सवाल कर दिए असल में जज्बात में आके ना। ठहर जा साइंसदाना, ठहरे साइंटिस्ट, ये मिल गया मुस्कुरा के साइंटिस्ट, जहाज मुस्कुरा के एरोप्लेन। सुनो ये देखो, ये बोनस इश्यू हुआ, आप कहोगे देखो बोनस इश्यू पे टाइम फ्रैक्शन हुआ है, और भाई जरूर हुआ था, लेकिन ये वापसी में क्या हुआ था? बेसिकली हमने यही तो कहा था कि बोनस इशू जब भी है अज्यूम करो साल के पहले दिन से। तो ये जो हम काम करते थे ना बिफोर पे आफ्टर पे, जो बिफोर पे, हमारी तरतीब वर्किंग की ऐसी थी कि हमें जगह जगह ये काम करना पड़ता था, वरना दरअसल क्या हुआ पड़ा है, दरअसल ये 5000 शेयर्स को हमने यकम मार्च की बजाय यकम जनवरी पे ला खड़ा किया है, ये 6000 शेयर्स को यकम अक्टूबर की बजाय यकम जनवरी पे ला खड़ा किया है। तो बोनस शेयर्स पर कोई टाइम फ्रैक्शन नहीं लगता। तो दिस आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, दिस इज फॉल्स, ठीक है। लगता है साइम अयूब अच्छा खेला है, मैन ऑफ द मैच है। मैसेज आ रहे हैं ना यार, से मोबाइल खराब हुआ था वो सही कराया, पता नहीं वो कैसे सही किया, वो सब कुछ ही नजर आता अभी, मतलब मैसेज आ गया वो भी नजर आ रहा है, नोटिफिकेशन घंटी भी नहीं बंद हो रही मुझसे, पता नहीं क्या चल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ अच्छा भला 2 दिन सुकून में जिंदगी गुजारी थी। न्यू शेयर्स इशूड, इतना टाइम नहीं मिला, यकीन मानो कि बैठ के देखूं कहीं से सेटिंग। तुम लोग तो कहते हो पता नहीं, बस पढ़ना है नहीं तुम लोगों ने, पता नहीं तुम लोगों को कौन से ऐसे काम मसरूफियत जो पढ़ाई नहीं होती तुम लोगों के पास, काम करने को है कोई नहीं। न्यू शेयर्स इशूड फॉर कैश एट फुल मार्केट प्राइस शुड बी टाइम अपोर्शन, बिल्कुल ट्रू, इनको करते होते हैं, इनको वापस नहीं। ये मैंने कहा था जो मार्केट प्राइस वाले शेयर हैं वो जिस दिन पे हैं उसी दिन पे ही लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, नहीं, बोथ स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज, ये सही है, 1 इज ट्रू, आगे तो फिर क्या है। तो ये अच्छा एमसीक्यू था, मैंने करा दिया आपको। ये इस तरह के बड़े मजे के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी मैं कराऊंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू IAS 33, आपने पढ़ा हुआ है। अर्निंग पर शेयर शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इफ देयर आर नेगेटिव, अभी कल ही तो सवाल किया है, ये फॉल्स है। अर्निंग कहता था अर्निंग पर शेयर ना सही, लॉस पर शेयर कह दो, पर शो जरूर करना है चाहे लॉसेस भी हैं। इफ बेसिक एंड डायलूटेड अर्निंग पर शेयर आर इक्वल, डुअल प्रेजेंटेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड इन वंस, बिल्कुल ये ट्रू है। तो बोथ आर ट्रू नहीं, 1 इज फॉल्स 2 इज ट्रू।
ठीक है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज्ड एज पर IAS 33? फोरकास्ट अर्निंग्स कभी नाम ही नहीं सुना, ये तो बस लिमिटेशन में सुना था कि फोरकास्ट नहीं होती अर्निंग्स नहीं होती, वो तो ये कहा था कि ईपीएस में फोरकास्ट अर्निंग यूज नहीं होती, तो कह रहा है ये ईपीएस के नोट में डिस्क्लोज करें नहीं। अब 5 ईयर ट्रेंड कभी नहीं सुना, इतने दूर से नजर आएगा कि द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, बिल्कुल ये करना है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, और अर्निंग फिगर बिल्कुल ये डिस्क्लोज करने हैं, तो सी और डी ये दो हैं। यार सारे ही करने वाले आ गए यार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू टर्म डायल्यूशन, डायल्यूशन का मतलब कमी, रिडक्शन, चलो अंग्रेजी से लिख लो, कमी को ही कहते हैं रिडक्शन, इज ट्रू और फॉल्स एज पर अ रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर इज एग्जांपल ऑफ डायल्यूशन। रिडक्शन इन ईपीएस इज एन एग्जांपल ऑफ, हाँ यही है। रिडक्शन इन लॉस पर शेयर, नहीं, अभी तो आज पढ़ लिया। हाँ, इंक्रीज इन लॉस पर शेयर इज डायल्यूशन, तो ये गलत, ये ट्रू है, सही है। तो डायल्यूशन का मतलब क्या है, ए कौन सा, सी है। चलो या अल्लाह अगला कोई कैलकुलेशन अंदर गले पावा। शोज एएल शोज आलिया शोज नेट प्रॉफिट 20 मिलियन, 4 million ordinary shares. There were no new shares in issue, but there were 1 million outstanding options to buy shares 30 during the year. Average price was 50. Homework. Sabha Limited net profit है, Sabha Limited 6 million shares हैं, Sabha Limited issued convertible bonds. Convertible bonds homework. क्या ये करवाऊं? जिस कैलकुलेशन को किया हो किसी ने और मसला हो तो पहले ही बता दो, वरना कल पूछ लेना बाकी भी करके, क्योंकि ये वो मामला है ना कि नहीं करना, मैंने नहीं करने, वो वाले रह गए आप बच्चे, तो नहीं करने तो ना करो ना, हम फिर क्यों करें आपके लिए, हम क्यों प्लेट में आपको रख कर नहीं, बाकी देख लेने दो ना, कोई आ गया और दूसरा टेक्निकल वाला डिस्कशन वाला तो कर दूंगा, बाकी कैलकुलेशन है ना। सुनो, बेतहाशा सवाल हम कर चुके हैं, सवालों के दादा कर चुके हैं, बाप भी नहीं, तो अब ये छोटे छोटे कर लेना ना, ताकि आपका हाथ सीधा हो जाए। इस दफा वैसे मुझे लग रहा है कि उसने एमसीक्यूज देने हैं इसमें से, बाकी मर्जी है, ये होमवर्क वाले कर लो, आपकी मर्जी ना। वो कहते हैं जान के कहता है, जान के नहीं कहता, मुझे डर होता है तो मैं कहता हूँ। ड्यूरिंग द ईयर मरियम मेड 1 for 3 राइट इशू 16 पर, मार्केट शेयर 22 थी, प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल शो। अब ये बिल्कुल वो शाइस्ता वाले सवाल जैसा है, देयर वर नो इशू बट रीस्टेटेड, तो ये तो बिल्कुल ये तो लाइक 16 था, कौन सा था वो हमारा शाइस्ता लिमिटेड वाला जो भी करके आई थी, 16 लाइक एमसीक्यू 16। अच्छा जी, समीन लिमिटेड हैड 3, सारी ईपीएस जनानियां दे सवाल ने है जी, जनानियां दी सारी कंपनियां दी ईपीएस हैगी, साढ़े पल्ले कुछ नहीं होंदा, कंपनियां दी ईपीएस ही साड़ी निकल रही है। यकम जनवरी 2024 समीन लिमिटेड हैड 3 million ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑन यकम जून समीन लिमिटेड मेड 1 for 3 बोनस इशू, समीन लिमिटेड देन इशूड फर्दर 1 million शेयर 4 months। करना क्या है, अच्छा बता दो ना, ये करना है। गुलफिशा प्रॉफिट 30 million, यकम जनवरी 2.4 million शेयर्स इन इशू, 1 for 1 राइट इशू आ गया, और होमवर्क। मारिया है 5 million 5, अब ये बस ध्यान से पढ़ना क्या है, 5 million रुपीज 10 इक्विटी शेयर, यहां पे क्या था, 2.4 million ऑर्डिनरी शेयर्स, यहां पे क्या था 3 million, और क्वांटिटीज गिवन है, कहीं पे रुपीज भी हो सकते हैं, जैसे सवाल में आ गया था आगे, ठीक है, और सही है, तो ध्यान से बस ये पढ़ना है। यकम जून पे मेड 1 for 5 राइट इशू, मार्केट इशू 15 पर किया है, बिल्कुल बोनस एलिमेंट भी है, अर्निंग्स भी हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज हैं, ये बेसिकली आपके बचपन वाले सवालों के भी बच्चे हैं। ये पढ़ लेते हैं दो, ये वाला। Many analysts believe that trend of earning per share is more reliable indicator of underlying performance than the trend of net profit। सही तो कहते हैं, ये सही कहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स मैंने जैसे बताया, प्रॉफिट्स तो शायद टोटल में होंडा के बहुत ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन हमने कैसे कंपेयर कर लिया था थोड़ी देर पहले वो क्लास के अंदर, क्या नाम था उसका दूसरी का, यूनाइटेड को, हमने कहा था जी देखो एक शेयर यहाँ पर भी 15 रुपये कमा रहा है, कोई बंदा यहाँ पर एक शेयर इन्वेस्ट करे तो उसको वो शेयर 15 कमा के देगा, होंडा वाला भी 15 कमा के देगा, तो अब कंपेरेबल हो गया, प्रॉफिट्स तो कंपेरेबल नहीं थे इस तरह से। तो खैर वो कहता है कि जी बहुत सारे एनालिस्ट भी ये ऐसे हमारी तरह सोचते हैं जैसे हम ये सोच रहे हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट्स दिस व्यू? आप ख्याल में फिर ये वाली जो बात है इसको कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है? तो देखें जी, नेट प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड। यार ये तो फजूल बात है। कहते हैं नेट प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड, नेट प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड, जबकि ईपीएस कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, है ना यार? बेवकूफाना बात है यार। जब प्रॉफिट मैनिपुलेट होगा तो उसी से ईपीएस निकलनी है। ये क्या बात हुई? चवला ना मार पाई, नहीं है ये सही। EPS takes into account additional resources made available to earn profits. Additional resources, new shares, ठीक है? अच्छा आगे लिखा हुआ है when new shares are issued for cash whereas net profit does not. ये सही लग रहा है मुझे, सही लग रहा है। Disclosure of diluted EPS is a forecast for future trend. well है, कहता है जो EPS diluted आप निकालते हो ना, ये फ्यूचर की फोरकास्ट होती है। नहीं यार, फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, तो हम अर्ली वार्निंग देते हैं करंट वाली अर्निंग्स उठाकर। भाई की जरा जाग जाए, हाइब्रिड में जरा भाई जरा थोड़ा सा जागे, ये ब्लू शर्ट वाले भाई को हाँ जगा भाईजान लाहौर आ गया। अच्छा इतनी मजे मजे की आज बातें कर रहे हैं हम और आप सोइंग तुम लोग सो लो, देख लो आप गड्डी वजन लगी थी हूँ, तुम सो जाओ, तुम लोग सोचोगे ड्राइवर को भी नींद आ जाएगी। Comparative EPS is restated where a change in accounting policy affects previous year profit. बिल्कुल सही कह रहा है। चेंज इन पॉलिसी की वजह से अगर आपका प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट चेंज हो गया तो प्रॉफिट चेंज होगा तो ईपीएस क्या चेंज नहीं होगी? अब मसला क्या है? मसला ये है कि वो कहता है अर्निंग्स ज़्यादा बेहतर हैं प्रॉफिट की निस्बत, लेकिन ये बात तो उसने सही की है कि कंपैरेटिव ईपीएस रीस्टेट हो जाती है जब प्रॉफिट अकाउंटिंग पॉलिसी वैसे चेंज होता है। तो क्या चेंज होता है तो ईपीएस चेंज होती है? प्रॉफिट। तो फिर दोनों पे ये क्यों असर है? जैसे मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट ईपीएस को, प्रॉफिट आपने खराब कर दिया, गलत निकाला तो ईपीएस भी गलत है। ऐसे ही प्रॉफिट को आपने रीस्टेट किया तो ईपीएस भी रीस्टेट कर देनी। इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब ले देकर फिर वो क्या कह रहा है कि ट्रेंड ऑफ अर्निंग्स पर शेयर जो है ये ज्यादा रिलायबल इंडिकेटर है प्रॉफिट की निस्बत। क्यों? क्योंकि ईपीएस रीस्टेट हो जाती है और प्रॉफिट भी तो रीस्टेट ही होता है, उसी से ईपीएस रीस्टेट होती है। ये तो सेम बात है। अब प्रॉफिट मैनिपुलेट हो जाता है, ईपीएस नहीं होती भाई, नहीं वो सेम असर उसमें भी आना है। तीसरी टाइम ही चवल जी बीमारी थी उन्होंने, जो वो तो फोरकास्ट है। नहीं भाई, कौन सा निकला है बच्चा, कौन सा है? ये बी, ठीक है। यही तो बात है, यही तो हम कहते थे। उसमें भी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लेते थे, सिर्फ शेयर्स ही लेते थे। एडिशनल रिसोर्सेज को जिस दिन आए हैं हम कहते थे पैसों वाला शेयर है तो ये अर्निंग्स में बूस्ट करेगा, मुफ्त शेयर है तो उसका असर निकालो। ये ईपीएस इसलिए ज्यादा बेहतर जो है वो ट्रेंड देता है। Hania Limited has correctly calculated its basic earnings for the current year. Which of the following needs to be additionally considered when calculating diluted EPS? Diluted EPS निकालते हुए क्या चीज? बेसिक EPS सही निकाल लिया उसने, डायल्यूटेड के लिए क्या जरूरी है? 1 for 5 राइट इशू ना, आगे ना जाओ। राइट इशू तो इशू हो गया। Shares during the year of issue during the year of a convertible, yes. Issue of directors share option exercisable in 300 साल हो बेशक, सॉरी। इक्विटी शेयर्स इशूड, शेयर्स तो इशू हो गए ड्यूरिंग द ईयर एज अ परसेंट। और भाई चाहे आप प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीद रहे हो, आपने एंट्री क्या की है? पीपीई डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। भाई शेयर्स तो इशू हो गए, याद है प्लांट की फेयर वैल्यू डेबिट करते थे। प्लांट की ईपीएस कैश फ्लो में एक दो सवाल भी आया था जिसके अंदर उसने कहा था एसेट खरीदने के लिए इन्होंने शेयर इशू कर दिए। शेयर्स इशू हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गए, तो क्या बचा जी? उसने क्या कहा था? कौन कौन सी चीजें नीचे लिखा हुआ है, सॉरी। 1 and 2 ओनली, 1 and 2 करेक्ट है ना? ठीक है, ये करेक्ट है और ये करेक्ट, तो सी नहीं है, ये 2 और 3 है। सॉरी ऊपर तो सही लिख दिया ना। चलें जी, ठीक है, चलें आगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कौन से वाले जैसा है? नहीं, ये अच्छा है। ज़हरा लिमिटेड बेसिक ईपीएस, उसने ये नहीं कहा कि क्या होगा असर। उसने कहा कि असल में वो कंसोलिडेशन स्प्लिट वगैरह नहीं था, वहाँ पे सिर्फ एक था, तो ज़रा अच्छा इसलिए लग रहा है, ये डिफरेंट ही है। ज़हरा लिमिटेड बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर 30 जून 21 बाद 6 रुपये। विच ऑफ द फॉलोइंग इशू ड्यूरिंग द ईयर 30 जून वुड रिजल्ट इन रीस्टेटेड, अच्छा कंपैरेटिव ईपीएस। पिछले साल की ईपीएस को कंपैरेटिव
को रीस्टेट कौन करेगा? मोर देन 6। अब यहां पे रेशियो का नॉलेज यूज होगा। रेशियो का नॉलेज क्या कहता होता था? रेशियो का नॉलेज कहता था अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो रेशियो का आंसर बढ़ता है, कम होता है। अच्छा, मसला क्या है? मसला ये है कि नंबर, ये सारे के सारे क्या हैं? शेयर इशू है। तो इसलिए मैंने न्यूमरेटर की बात ही नहीं की। न्यूमरेटर के चेंज की बात नहीं हो रही। शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन, बोनस इशू, राइट इशू के अंदर बोनस एलिमेंट में मसला मैं किससे होता था? नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। तो ये ईपीएस का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं। असल में ईपीएस में अर्निंग्स जो है उनकी बात ही नहीं कर रहा मैं, अर्निंग्स का नहीं, असर तो इसके ऊपर पड़ना है। अब वो चीज तलाशनी है आपने इनमें से जो पिछले साल के शेयर्स को बढ़ाएगी, नहीं सॉरी, कम करेगी। क्या कह रहा है? मोर देन 6 कम करेगी, क्योंकि ये कम होने का मतलब क्या है? ईपीएस का बढ़ना। क्योंकि उसने क्या बोला है कि ये रुपए इस साल की है, 2001 की है, और ड्यूरिंग द ईयर 2002 हमने ईपीएस को रीस्टेट करना है। तो कौन सी चीज ईपीएस को 6 रुपए से ज्यादा पर ले जाएगी? रीस्टेट ऐसे करेगी कि 6 से बढ़ जाए, मोर देन 6। तो वो चीज यहां से ढूंढो जो शेयर्स को कम करती है। अब राइट इश्यूज में तो नए शेयर्स इश्यू होंगे, बोनस वाले शेयर्स ऐड होते हैं, शेयर्स बढ़ेंगे। बोनस में शेयर्स बढ़ेंगे, स्प्लिट से शेयर बढ़ेंगे। 3 शेयर्स विल बिकम 1, 2 विल लॉस्ट। तो इसका मतलब रिवर्स स्प्लिट यानी कंसोलिडेशन से नंबर ऑफ शेयर्स क्या हुआ करते थे? कम। डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशियो बढ़ेगी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो किसने कहा ये वैसा ही है? इतना जबरदस्त एमसीक्यू था। ओके यार, अब ये तो होमवर्क ही बनेगा मेरे ख्याल से। डायलूटेड ईपीएस आपने निकालनी है ना, मैं नहीं पढ़ रहा, कोई मसला तो नहीं है। अब बस ये ध्यान रख लेना आपके एमसीक्यू के अंदर वो टाइम फ्रैक्शन न लगवा दे आपको, ईपीएस डायलूटेड निकलवाते हो, वो भी आपने सवालों में कर लिया हुआ है। ठीक है, चलो आ जाओ जी, खुशबू लगा के। अच्छा जी, आप जल्दी से वो गलती सही कर लें। ये पिछले हफ्ते वाले दिन ऑनलाइन मीटिंग के अंदर मेरे बच्चों ने, मैं बच्चों से भी सीखता रहता हूँ, आपको पता ही है, उन्होंने मुझे एक चीज़ की तरफ निशानदेही की कि ये आपने गलत किया हुआ है। तो जब मैंने उस पर गौर किया मीटिंग में, तो उस समय बहुत थका हुआ था, सुबह 7 बजे से पढ़ाते पढ़ाते उस दिन शाम को 8 बज गए थे, FR1 की मीटिंग थी। लेकिन मैंने उसे कहा था बेटा मैं देख लूँगा, और फिर मैंने देखा, और फिर जब मैंने इसको देखा, इसने मुझे देखा। ये वाला पॉइंट देखें, ये मैंने आपको करवाया है जी। अब इसके बारे में एक राय ये बच्चे ने दी। बच्चे ने कहा कि जी आप हमारे ख्याल से आपने ना गलत किया हुआ ये। मैंने कहा अच्छा यार, मुझे लग तो नहीं रहा, लेकिन चलो मैं देख लूँगा। बट जब मैंने गौर किया तो ये गलत ही था। अब आप में से किसी ने इस पर गौर ही नहीं किया। यही था ना, ज़रा देखो, ज़रा सोल्यूशन को देखो, ज़रा यही डिफरेंट है। सोल्यूशन भी किसी ने नहीं देखा होगा ना। यही है ना, ये तो नो इफेक्ट ही है, और यहाँ पे क्या है? डिक्रीज। हाँ, अब ये उसने सोल्यूशन देखा होगा तो उसने पूछा, लिखा जी गलत। मैंने कहा बिल्कुल सही लग रहा है, गलत ही है। अब क्योंकि जीपी रेशियो क्यों चेंज हो रही है? जीपी रेशियो क्यों चेंज हो रही है? एक मिसाल मैंने बनाई थी ना कि हमने 10 यूनिट्स बेचे। असल में इस पॉइंट में था क्या, ये याद है? इस पॉइंट में ये था कि आपने स्लो मूविंग स्टॉक को कॉस्ट के ऊपर ही बेच दिया है। भाई अब मेरी तरफ से ईपीएस बिल्कुल खत्म है। मैंने ईपीएस का अब नाम नहीं सुनना सिवाय रीसेंट एम के सवाल के, वो मैं जब कराऊं तब कराऊं। ठीक है, अब आपका कोई मसला होगा तो आप पूछेंगे। ऐसे ही इंशाल्लाह कल फर्स्ट हाफ में ये भी साइड पे लग जाएगा, और हम इंशाल्लाह फर्स्ट हाफ के अंदर शुरू कर देंगे अपना फ्रेमवर्क। ठीक है, तो रेशोज़ में भी फिर रीसेंट अटेम्प्ट करके ही जाएंगे आगे। ठीक है, तो उम्मीद बड़ी है, नहीं भी पहुंचेंगे तो बहरहाल ये टॉपिक हमारे अब रिवर्स ऑर्डर में हम चल रहे हैं। इसमें फिर इसके पहले कौन सा था? एनपीओ में हमने कुछ छोड़ा नहीं था, एमसीक्यूज, थ्योरी, हर चीज़ कर ली थी। स्टिल मेरी तरफ से रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल पेंडिंग है, तो वो उसकी रिवीजन भी हो जाएगी। जिसमें कुछ नहीं बचा टॉपिक में, उसमें सिर्फ रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल फिर भी हमने छुपा कर रखा हुआ था। उससे पिछला टॉपिक फिर कैश फ्लो है, उसमें मैंने जालिब वाला सवाल आपको करवाना है, मेरी चाहत है कि कर लें वो एक। ठीक है, उसके बाद रिसेंट टाइम में उसमें अगर कुछ हुआ तो वो भी कर लेंगे, छोटा मोटा थोड़ा बहुत जो है।
फिर उसके बाद ऐसी IS8 है, IS8 में भी मैंने बार्ड वाला सवाल बचाया हुआ है, और फिर कुछ थेरी, कुछ MCQ जो भी रहता है वो करते करते जाएंगे। तो ये 3 दिन रखे हैं, ये 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, तसल्ली से रिवीजन करके जाइएगा। ये समझ लें आपकी प्रेपली स्टार्ट हो गई है। एक रिवीजन मैं करा दूंगा, फिर आपकी वो 4 में से 3 रह जाएंगी, या अगर आपने 2 कर लेनी थी तो अब आप माशाल्लाह 3 कर रहे हैं। यूँ समझकर आपने पढ़ना है ये 3 दिनों में, ठीक है। और आपको नज़र भी आएगा सिलेबस सारा ही ऐसे रिवाइज होना है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि याद है चीज़ें। अच्छा सुने जी, सेल किया था स्लो मूविंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट। तो मैंने कहा था 100 रुपये की चीज़, 100 रुपये की कॉस्ट करने वाली चीज़ 100 रुपये में बेच दी थी, तो कैश बढ़ा, इन्वेंट्री तो कम हुई, लेकिन प्रॉफिट के ऊपर क्या असर पड़ा? प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ा था। 100 इधर ऐड हो गया था, ये मैंने भी एग्जांपल बनाई थी कि जी 100 मतलब 10 यूनिट्स थे बेचने, मैंने 2 यूनिट बेचे, 10 यूनिट तो 5 के बेचे, 4 के खरीद कर, लेकिन 2 यूनिट जो हैं वो कॉस्ट पर ही बेच दिए, तो प्रॉफिट पे कोई असर नहीं आया था, लेकिन आपकी जीपी रेशो पर या नेट प्रॉफिट रेशो पर असर आ रहा था। उसकी वजह क्या थी? बोलो उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी क्योंकि नेट प्रॉफिट की फिगर तो सेम है, लेकिन उसने डिवाइड कैसे होना है? सेल्स। तो जीपी रेशो जरूर बदली है। पर उस दिन गलती से क्या चीज हम लेकर चले गए दिमाग में कि जीपी रेशो बदली है, प्रॉफिट जीपी रेशो बदली है, तो कम हुई है ना, कम हो रही है, रेशो कम हुई है तो प्रॉफिट कम हुए हैं, प्रॉफिट कम हुए हैं तो रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट भी कम होना चाहिए। हालांकि ये गलत बात थी। प्रॉफिट रेशियो कम, जीपी मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन ये तो कम हुआ है, लेकिन अमाउंट में क्या जीपी कम हुआ है? मुझे बताओ, जीपी कितना था? 10 रुपए था। जीपी अभी भी कितना है? 10 रुपए। अच्छा, इस वजह से तो जीपी में कोई चेंज नहीं आया। अब जीपी का कोई चेंज नहीं है तो नेट प्रॉफिट भी कोई चेंज नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कोई चेंज नहीं है, अमाउंट में कोई चेंज नहीं है। और हमारे रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट के अंदर यूज क्या फॉर्मूला हो रहा है? पीबीआईटी, नॉट पीबीआईटी रेशो। तो जो मेरे से मिस्टेक हुई वो प्रॉफिटेबिलिटी की कमी को मैं इस पर डिक्रीज कहकर डाल गया था। हालांकि प्रॉफिट रेशो में कमी जरूर आई थी, प्रॉफिट की अमाउंट में कमी नहीं बनती इस स्टेप की वजह से। ये क्लियर है सबको? तो इसलिए इसको बच्चों सारे करेक्ट कर लो। थैंक्स टू दैट स्टूडेंट, उसने मुझे ये दुरुस्त करा दिया। नो इफेक्ट, सेशन के अंदर अंदर ही दुरुस्त हो गया ना बेटा। ये गलत कॉन्सेप्ट लेके आप चले जाते तो गड़बड़ हो जाती ना फिर। तो ये है जनाब वो कीमती आपका इफेक्ट, बहुत कीमती है, मेरे लिए बहुत कीमती है। लो जी, इसको कर लें जी, पिक हैं की कह रहे हो? और पेपर में सारे कौन से सही होते हैं? पेपर में सारे कौन से सही होने होते हैं? 10 नंबर है तो इसमें से 6-7 सही हो जाएंगे नंबरों, 6-7 नंबरों के बाकी कोई नहीं सही होंगे। आता भी हो तो गलत हो जाता है उस वक्त प्रेशर में, ठीक है। चलो जी, अच्छा जी, अब इसको यहां पर मैं एंड करता हूं क्योंकि टाइम हो गया खत्म। लेकिन अब आज आप यकीन माने, आप एक दफा पढ़ कर देखें, एक दफा पढ़ कर देखें, बल्कि मैं सॉल्यूशन दिखाता हूं। ये आपका मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन था, इसके अंदर बाकी रेशियोज तो चल रही थी, बेसिक ईपीएस भी निकल आई। पता नहीं अभी तक आपने इस सवाल को किया या नहीं किया। इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ गया, फिर इसमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स भी निकल रहे हैं, जिसमें एडजस्टमेंट फैक्टर भी किसी चीज का, आई थिंक राइट इशू हो रहा है, राइट इशू भी हो रहा है, तो ये ईपीएस भी निकल आई। अब ये सारी रेशियोज निकालने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट था इस सवाल को समझना। तो भाई कसम उठाकर सोल्यूशन एक दफा नहीं देखना, कसम उठाकर जाओ यहां से, एक दफा सवाल को पढ़ना है, ईपीएस तक रेशियोज निकालनी है, और फिर सवाल की लॉजिक समझनी है वो पूछ क्या रहा है, और अपने तौर पे बताना है उसको कि जी ये जो स्टेप आप लेंगे ये टारगेट को आप पहुंच पा रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह बात यहीं से शुरू करूंगा, एपीवैक वाले सवाल को कंप्लीट करके इस सवाल को करते हुए हम वापस चलेंगे। मैंने 14वां और 15वां डिस्कस करना है, 13वां भी कर दूंगा, ठीक है। ये इसके अंदर रहते हैं। 14वां हो गया था डिस्कस, कोई एक बार शुरू में 1-2 हैं शायद। तो बहरहाल इसकी रेशियोज में भी अब आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम रेशियोज आपकी हो चुकी हो। कितने बच्चों ने सारी अटेम्प्ट कर ली है? मैंने कोई 2, 4, 5 इसमें से भी उठानी है, कुछ चीजें इसमें भी सिखानी है। तो कल इस पे रेशियोज पे, सिर्फ एमसीक्यूज पे रेशियोज के मैंने कोई आधा घंटा अभी लगाना है, नियत मेरी आधे घंटे की है, ठीक है। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल कुछ फ्रेमवर्क करेंगे शुरू में और कुछ फ्रेमवर्क करेंगे शाम में, ठीक है जी।
ओके जी, अल्लाह हाफिज।